हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे साम्यावस्था। ये टॉपिक किस चैप्टर की है? तो कणों के निकाय तथा घूर्णन गति की है, 11th क्लास की फिजिक्स की है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दे। चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, साम्यावस्था की ओर। साम्यावस्था दैट मीन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो देखिए यहां पे गति की यदि बात होती है तो दो तरह की गति होती है, लेकिन यहां पे खास करके हम लोग पढ़ने वाले हैं घूर्णन गति। ठीक है, तो एक होता है रेखीय गति जिसको स्थानांतरित गति बोलते हैं, है ना, जो काइनेमेटिक्स में पढ़नी है, स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़नी है। तो वहां पे क्या होता है कि जब कोई वस्तु रेखीय गति करती है तो वहां पर त्वरण की बात करते हैं, रेखीय त्वरण की बात करते हैं। जब जो है से कोई वस्तु घूमती है, रोटेट करती है, तो यहां पर कोणीय त्वरण की बात करते हैं। तो अब बात आती है साम्यावस्था की। तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, इसका मतलब वस्तु का त्वरण शून्य होगा, तो वो वस्तु साम्यावस्था में माना जाएगा। लेकिन कौन सा साम्यावस्था? तो स्थानांतरीय साम्यावस्था, जिसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी उस समय या तो वस्तु रुका हुआ रहेगा या तो वस्तु नियत वेग से गति करेगा, यानी त्वरण दोनों केस में शून्य रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो है से विराम में रहेगा या तो नियत वेग से गति करेगा, यानी त्वरण दोनों केस में शून्य रहेगा। इसका रेखीय त्वरण, तो वो माना जाएगा रेखीय साम्यावस्था या तो स्थानांतरीय साम्यावस्था, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। जब बात आती है रोटेशनल की, ठीक है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम मतलब घूर्णन साम्यावस्था या तो घूर्णी साम्यावस्था, तो यहां पे कोणीय त्वरण शून्य होना चाहिए, यानी वस्तु या तो विराम में रहे या तो एक समान कोणीय वेग से घूमता रहे, जिससे कि कोणीय त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। तो रेखीय में क्या होता है? परिणामी बल शून्य होता है। और यहां पर जो साम्यावस्था होगा कोणीय में, सॉरी घूर्णन में, तो यहां पर नेट यानी परिणामी जो बल आघूर्ण होगा वो शून्य होगा। तो देखिए बारी बारी से टॉपिक। सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आता है, जिसको है ना स्थानांतरीय तो स्थानांतरित साम्यावस्था बोला जाता है। अब देखो, सपोज कर लो एक वस्तु है और ये वस्तु क्या है? विराम में है, तो अभी ये माना जाएगा साम्यावस्था में। लेकिन यदि हम इस वस्तु पर इधर से ऐसे 10 न्यूटन का बल लगा दिए, तो ये वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से कुछ त्वरण से आगे गति करने लगेगा। जब त्वरण के साथ गति करने लगेगा तो ये साम्यावस्था में नहीं है। अब क्या हुआ कि इसके विपरीत दिशा में फिर से मैंने इधर से 10 न्यूटन का बल लगा दिया, तो जितना बल इधर से लग रहा है उतना बल इधर से लग रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसका त्वरण जो है वो शून्य हो गया। अब त्वरण शून्य हो गया मतलब या तो ये वस्तु रुक जाएगी या तो नियत वेग से गति करेगी। तो ये हो गया यहां पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम यानी स्थानांतरित साम्यावस्था। दूसरी बात आती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोणीय त्वरण शून्य होगा, मतलब यहां पर परिणामी बल आघूर्ण शून्य होगा, जैसे पीछे में परिणामी बल शून्य हुआ। तो यहां पर सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कोई ये रिजिड बॉडी है, यानी दृढ़ वस्तु है, ठीक है, ठोस वस्तु है, और इस वस्तु को यहां पर घूमने के लिए एक अक्ष दिया गया कि यह वस्तु इसी अक्ष के परितः घूमेगी। अभी यह वस्तु विराम में है, इसका मतलब है घुमाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये साम्यावस्था में है। लेकिन
अब क्या हुआ कि ये ओरिजिन मानिए, मूल बिंदु मानिए, यहां से R1 दूरी पे, त्रिज्या पे एक बल लगाया गया इधर F1, ठीक है। तो जैसे लगाया गया तो इस पर इस तरफ टॉर्क लगने लगा, कौन वाइज, तो इसको बोलिएगा एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज यानी वामावर्त। तो ये वस्तु इधर घूमना शुरू कर देगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ तो कोणीय त्वरण हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि यहां से R2 दूरी पर अबर एक बल इधर लगा दिए F2, तो ये बल घुमाना शुरू किया इधर, तो ये बल घुमाने वाला है इधर, इधर टॉर्क दे रहा है, कौन वाइज, क्लॉक वाइज यानी दाहिनावर्त दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई के दिशा में। अब क्या है कि जितना टॉर्क इधर लग रहा है बल आघूर्ण, उतना ही टॉर्क इधर लगे, इसका मतलब हुआ परिणामी शून्य, परिणामी शून्य हो गया। इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये जो दृढ़ वस्तु है वो आ तो रुक जाएगा, रुका रहेगा, या तो नियत कोणीय वेग से गति करेगा, यहां पर कोणीय त्वरण जो है इस केस में शून्य होगा, मतलब कोणीय त्वरण शून्य होगा। तो ये वस्तु क्या माना जाएगा, रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या मतलब बोल सकते हो घूर्णन साम्यावस्था में। मतलब विराम में है तो विराम में मेंटेन करेगा, या तो नियत कोणीय त्वरण से, सॉरी नियत कोणीय वेग से गति करेगा, घूर्णन करेगा, तो ये साम्यावस्था में। मतलब घूर्णन जब होगा तो त्वरण नहीं होना चाहिए, कोणीय त्वरण शून्य होना चाहिए, एक समान घूमते रहना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब परिणामी बल आघूर्ण शून्य हो, यानी जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है बल आघूर्ण उतना क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब देखो कुछ खास बात ये आता है यहां पे नोट में, क्या कि देखिए यहां पर ये जैसे कोई वस्तु है, ऐसे रखिए, ये वस्तु है और ये हमने ग्राउंड पर रखा, ठीक, रखा हुआ है। तो अभी यहां पर इसका mg लग रहा है इधर के साइड में, और इधर अपवर्ड अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, और इस वस्तु को टिल्ट किया गया, घुमाया गया, और ऐसा घुमाया गया कि इसका जो अभिलंब मतलब ये झुकाएं तो इसका जो ये पार्ट था ये ग्राउंड को छोड़ दिया, ग्राउंड के कांटेक्ट में सिर्फ ये जो कोण है, जो शीर्ष है वो है। इसका मतलब अभिलंब जो प्रतिक्रिया था वो शिफ्ट हो गया कहां पे, यहां पे कॉर्नर पे। अब क्या हुआ कि ग्रेविटी इधर है, जो इसके आधार से मतलब जो कांटेक्ट में था ग्राउंड के, उसको क्रॉस करते हुए पास कर रहा है। अब यदि हम यहां से जो घुमाने का काम कर रहे हैं उसको घुमाना बंद कर दें तो ये जो है से उसी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो है mg इधर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कौन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस स्थिति में था, जिस अवस्था में था, उसी अवस्था में आ जाएगा ये। लेकिन इसको इतना टिल्ट कर दिया गया, इतना घुमा दिया गया कि अभिलंब प्रतिक्रिया के इस साइड जो है से mg आ चुका है। तो mg का जो टॉर्क है वो अब क्लॉकवाइज हो चुका है। जैसे हम घुमाना बंद करेंगे तो ये वस्तु पुनः अपनी स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि इसके आधार से ग्रेविटी का जो एक्शन लाइन है वो पास ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, इधर की तरफ पलट ही मार देगा। तो ये चीजें होंगी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब इसी पर आधारित सवाल आता है, देखिए ब्लॉक को एक किनारे से पलटने के लिए, यानी ब्लॉक को
एक किनारे से पलटना है मुझे, यानी देखिए के लिए एफ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो जब ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगा के पलटेंगे तो देखिए यहां पर तो mg होगा नो डाउट, mg होगा नो डाउट, ठीक है। तो जैसे इसको पलटना चाहेंगे इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, नॉर्मल यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट हो गया, ओके। तो अब देखिए पलटना है तो न्यूनतम चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए mg और नॉर्मल मिलके एक टॉर्क बनाएगा, बल आघूर्ण बनाएगा जो इस साइड बनाएगा, कौन वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज बनाएगा। और इस समय जो बल लगाएगा एफ 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 इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाएगा, तो ये होगा कौन वाइज, क्लॉक वाइज होगा, ठीक है। तो बस इसको घुमा देना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बस पलटी मार देना है। तो स्लोली, स्लोली मतलब एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण शून्य, कोणीय त्वरण शून्य मतलब जितना टॉर्क इधर लग रहा है उतना टॉर्क इस साइड से लगेगा, ठीक है। इस कॉर्नर के हिसाब से पलटी मारेगा फिर। तो यहां पे ये आ जाएगा टाउ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज में जो बल आघूर्ण लगा वो बैलेंस हो गया किससे, तो क्लॉकवाइज से। अब देखिए यहां पे एंटी क्लॉकवाइज कौन देगा, mg, mg की लोकेशन इस एक्शन लाइन से, माने ये दोनों जो पैरेलल बना कितना होगा, तो a/2 होगा, क्योंकि यहां पर सेंटर होगा, तो a/2 माने आधा होगा। तो क्या लिखेंगे, mg इंटू a/2 होगा, क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, b इंटू एफ होगा, लेकिन कैसा होगा, मिनिमम होगा, सो एफ मीन ले लेंगे, हो गया ऐसा, इज इक्वल टू, ये मल्टीपल में डिवीजन में आएगा, mg है और बाई कितना आएगा, तो 2b आएगा, यही हो गया मिनिमम फोर्स, यही क्या आ गया, यहां पे मिनिमम बल आ गया, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए आगे नंबर 20 kg की एक समान छड़, एक समान छड़ है जो 20 kg का है। तो एक समान छड़ दो धागों की मदद से क्षैतिज स्थिति में लटकी हुई है, चित्र में दिखाए अनुसार 40 kg का एक द्रव्यमान भी सपोर्ट करती है, प्रत्येक धागे में पैदा हुआ तनाव निकालिए। तो यहां पर दो चीज समझना है, यहां तो 40 kg का है L/4 पर, और यहां से ऐसे जाएंगे तो L/2 पर क्या होगा, इसका टोटल मास होगा कितना, 20 kg का। तो यहां पर लगेगा कितना, mg मतलब 40g, और यहां लगेगा टोटल मास इसका रड का 20 kg, तो ई लगेगा 20g यहां पे। अब दोनों रस्सी में आ जाइए, इस रस्सी में टेंशन T1 और इस रस्सी में टेंशन T2 लीजिए। अब क्या होगा, ऊपर जो लग रहा है T1 प्लस T2 लग रहा है, नीचे जो लग रहा है वो 40g और 20g लग रहा है, जो कि क्या कर रहा है, यहां पर स्थानांतरित साम्यावस्था पैदा कर रहा है, परिणामी बल शून्य। देखो तो यहां पर T1 T2 इज इक्वल टू 40g प्लस 20g, T1 प्लस T2 40 प्लस 20 60g, g का वैल्यू 10 तो 600, तो T1
प्लस T2 600 न्यूटन, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अच्छा, अब है क्या, अब इसको घूर्णन साम्यावस्था में करो। तो घूर्णन साम्यावस्था में जब करोगे तो ये जो टॉर्क देगा T2, देखिए इस इंड को ओरिजिन मानिए, तो T1 तो यहीं पर है, रेडियस नहीं बना पा रहा है, जब इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो कोई भी टॉर्क इसी के अबाउट लेंगे तो ये टॉर्क तो प्रोवाइड कर नहीं पाएगा, ई कर पाएगा कौन तरफ, इधर T2, तो इसको बोलिएगा एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। और ये 40G और 20G मिल करके कौन वाइज, क्लॉक वाइज। अब यहां पर क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। अब जब साम्यावस्था में होगा तो क्या कीजिएगा, यहां पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो यहां पर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक दिया कौन, तो ये T2 दिया, कितना डिस्टेंस है यहां से L, टोटल लेंथ ऑफ रड, तो क्या लिखोगे यहां पर L इंटू T2 इज इक्वल टू, एक बार टॉर्क क्लॉकवाइज में कौन देगा 40G L/4 पर, 20G L/2 पर, L/2 है L2 नहीं, तो ये हो जाएगा 40G इंटू L/4, ये टॉर्क दिया, फिर 20G माने फोर्स इंटू रेडियस जो बनेगा L/2 बनेगा। चलिए ठीक है, L L L L कट जाएगा तीनों से, तो क्या बचेगा यहां से T2 बचेगा, यहां से 4 से डिवाइड कीजिए 10 बचेगा, यानी 10G, L तो कट ही गया, प्लस 2 से तो 10G, तो 10G 10G 20G माने T2 आ गया यहां पे 20G माने 200 न्यूटन आ गया। अब T2 का वैल्यू जब क्या करोगे फर्स्ट में बैठा दोगे, T2 200 उधर जाएगा माइनस में, 600 माइनस 200 400, तो यहां लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट, और T1 आ जाएगा 400 न्यूटन, तो T1 हो गया 400, T2 हो गया 200। तो इस तरीके से ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इक्विलिब्रियम को बैलेंस करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे एक अलमारी का दरवाजा 6 फुट ऊंचा 1.5 फुट चौड़ा है, तो अलमीरा का जो दरवाजा होता है वो कुछ ऐसा, देखिए ये प्लेट की तरह मानिए, यही प्लेट है, ओके, ये प्लेट हो गया दरवाजा, और इसकी जो ये देखिए कितना फुट है 6 फुट है, 6 फुट हो गया, इसके बाद चौड़ाई कितना है इसका 1.5 फुट है, हो गया, ऊंचा हो गया 6 फीट, चौड़ा हो गया 1.5 फीट, और उसका वजन 8 केजी है, किलोग्राम है, यानी यहां पर इसका द्रव्यमान हो गया, और इसका द्रव्यमान कितना है तो 8 केजी है। चलो ठीक है, दरवाजा 2 कब्जों से टिका हुआ है, जो हिंग किया हुआ रहता है, जो क्लैंप किया हुआ रहता है, तो 2 कब्जों से टिका हुआ है, जो सिरों से 1 फीट की दूरी पर लगे हैं। इस सिरा से 1 फीट यहां आ जाओ, इस सिरा से 1 फीट यहां आ जाओ, यहां पर क्लैंप किया हुआ है इन दोनों को। अगर कब्जों द्वारा दरवाजे पर लगाए गए बलों का परिमाण बराबर है तो यह परिमाण ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए इसका जो mg है मतलब कितना 8 kg का है, तो इसको लीजिए 8g, ग्रेविटी 8g, और यहां पर देखिए यहां पर बल लगेगा नॉर्मल के रूप में n, नॉर्मल के रूप में n लगेगा। चलो ए हो गया,
यहां पर दोनों क्लैंप है, लेकिन इस क्लैंप का और क्या रोल है, mg को ही रोकना सिर्फ नहीं है। तो इसके लिए देखो यहां पर एक जो है से प्लेट लिए, ये प्लेट है दरवाजा का, सपोज दैट यहां पर क्लैंप है और यहां पे क्लैंप है नीचे, दोनों हैंड के पास। नीचे वाला हैंड को छोड़िएगा, देखिए ऐसे सीधा रखे हुए, छोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब इधर आना चाह रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो क्लैंप है वो इसको इधर फोर्स लगा रहा है, एफ, ठीक, आगे की तरफ। अब देखो इसको रखे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, और इसको छोड़ते हैं ऊपर वाले को, तो ऐसे हो जाता है। ऐसे हो जाना मतलब ये इधर जाना चाह रहा है, तो इसको जो ये क्लैंप है इधर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब यहां पर फोर्स इधर लगा रहा है, कितना लगा रहा है, एफ। यानी दोनों क्लैंप पे दो फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है। मतलब एक परपेंडिकुलर अपवर्ड लग रहा है, वर्टिकली लग रहा है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। मतलब किसी भी क्लैंप पे चलेंगे तो दो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां पर अब समझिए, सबसे पहले बात करते हैं हम, मतलब ट्रांसलेटरी बैलेंस करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन को, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की। तो अपवर्ड कितना लग रहा है, एन और एन, तो अपवर्ड ले लें हम, तो यहां पे n प्लस एन 2n, नीचे कितना लगा 8g, 8g। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या होगा 40, ठीक है। क्यों, 2 से डिवाइड करोगे 8g, g का वैल्यू 10, तो इसको यहां पर इतना न्यूटन भी लिख सकते हो। यानी नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है दोनों पर वो 40 न्यूटन लग रहा है, और ऐसे एन एन लगेगा गड़बड़ जैसा, तो इसको कुछ और मान सकते हो, आर मान सकते हो, एन को आर मान ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ 40 न्यूटन है और एन यहाँ पर अभिलंब प्रति क्रिया बल है, ये चीज याद रखेंगे। चलिए 40 आ गया। अब देखिए, तो ये तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब देखिए यहां पर एन एन मिलके 2n, और ये हो गया कितना 8g, दोनों एंटी पैरेलल बना रहा है। या तो बोल सकते हैं कि 8g जो है वो कौन वाइज टॉर्क लगा रहा है, तो यहां पर क्लॉक वाइज लगा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। लेकिन एफ और एफ ये दोनों ऐसे ऐसे एक्शन लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके किधर घुमाना चाह रहा है, इधर की तरफ, ऐसे। तो कौन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। दोनों टॉर्क आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या होगा, रोटेटरी इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पर ये जो देख रहे हो लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज वाला जो टॉर्क है वो कौन वाला बैलेंस हो गया, क्लॉकवाइज वाला बैलेंस हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज किसके वजह से, एफ, एफ के वजह से। दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना है, तो एफ इंटू दोनों के बीच की दूरी टोटल है 6 फुट, 1 फीट इधर 1 फीट इधर, तो ये बचा कितना 4 फुट। फिर क्लॉकवाइज ले लीजिए, किसके वजह से, 8g के वजह से, है ना। इसका इसके साथ दूरी कितना होगा, ये वाला टोटल है 1.5, तो उसका आधा होगा 1.5/2। यहां भी फुट होगा, यहां भी फुट होगा, फुट फुट कट जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और समझ लें, यहां से कट कीजिए 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहां से दे दिया गया 4। अब ये जो 4 है और इधर भी 4 है, 4 जाएगा डिवीजन में, तो ये 4 कट जाएगा, क्लियर। तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, जी से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 1.5 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा। यानी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 15 न्यूटन आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब देखिए यहां पर रिजल्टेंट लीजिएगा, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इस पर इधर के तरफ जाएगा, जो आर मान लीजिए रिजल्टेंट, इसका इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, आर ही होगा क्योंकि दोनों पर इक्वल लग रहा है। अच्छा,
तो कितना होगा, आर निकालोगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां से रिजल्टेंट फोर्स जो कब्जा पर लगेगा वो क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, रूट ओवर एफ स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू कितना आया है, एफ की वैल्यू तो इधर ही है 15 न्यूटन, तो 15 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी जो नॉर्मल के रूप में लगा 40 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, फिर स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, ऐड करके रूट निकालिएगा, तो ये सो आर इज इक्वल टू 43 न्यूटन आएगा, यानी 43 न्यूटन दोनों पर लगेगा, 43 नीचे वाला पर, 43 न्यूटन ऊपर वाला पर। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।